शुक्रिया सर। ये बताइए, इस वक्त डॉलर दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहा है, इसके क्या फैक्टर हैं? एक तो आपने कुछ बता भी दिया, अगर दोबारा से इसको आप समराइज़ कर दें, और कहाँ तक आपको ये जाता हुआ नज़र आ रहा है? कैसे ये चीज़ें मैनेज होंगी? क्या ये बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है चीज़ें? मेरा ख्याल है जब भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा स्टेट बैंक उसमें कुछ ना कुछ अपना इंटरफेरेंस कर रहा होगा। यानी हम कंप्लीट फ्री फ्लोट मार्केट में नहीं है यहाँ पे कि स्टेट बैंक बिल्कुल इंटरफेयर ना करे। और ये गवर्नर स्टेट बैंक ने भी बताया है कि वो इसकी वॉलेटिलिटी को देखते रहेंगे और एक ख़ास लेवल पर जाके स्टेट बैंक उसमें इंटरफेयर कर रहा होगा। तो अब डॉलर जो है वो डिमांड सप्लाई पे चल रहा है। जो ही उसको ख़रीदने के लिए और स्पेशली क्वार्टर एंड पे लोगों को पेमेंट करने के लिए जब डॉलर चाहिए होता है, जब हज उम्रे का सीज़न होगा, डॉलर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जब मल्टीनेशनल्स को अपने डिविडेंड बाहर भेजने होंगे क्वार्टर एंड पे, या उनको अपने इंपोर्ट्स के पैसे क्लियर करने होंगे, डॉलर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये वो वक्त होगा जबकि डॉलर का रेट ऊपर जाएगा और जब आपके पास रेमिटेंसेस के फ़्लो आना शुरू होंगे, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के पैसे आ रहे होंगे, या अदरवाइज़ मार्केट का सेंटीमेंट बेहतर होगा तो डॉलर का रेट थोड़ा नीचे आएगा। और उसमें जो स्टेट बैंक की इंटरफेरेंस, अगर आप पिछले हफ्ते को देखते हैं तो हमने देखा कि थर्सडे वाले दिन डॉलर रेट 5-6 रुपये बढ़ा मार्केट में, और फ्राइडे वाले दिन डॉलर के रेट में कमी वाक़या हुई। उसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद स्टेट बैंक ने उसमें कुछ ना कुछ इंटरफियर किया होगा, उसको वापस लाने के लिए उन्होंने अपने कुछ डॉलर्स जो हैं वो सेल किए होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी और अब हमें शायद उस रजीम में अब ज़िंदा रहना होगा जिसमें कि बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को अब डॉलर को मेंटेन करना होगा कि अपने कंज्यूमर्स की डिमांड के मुताबिक डॉलर पहले से ख़रीदें या डॉलर को बाहर से लिमिट में रखें, ख़रीदें। तो जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कम और बढ़ती रहती है, उसी तरीके से तकरीबन मेरा ख्याल अब डॉलर का रेट भी उसमें उतार चढ़ाव जो है वो आता रहेगा। सर, ये तस्वर पाया जाता है इस वक्त के अपोजिशन जो है वो नहीं चाहती, बहुत सारे लोगों ने डॉलर्स को ख़रीद लिया है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। खान साहब ने असम्बली में ये बात की, डॉलर बाहर जा रहा है इसलिए उसकी एक डिमांड बढ़ रही है। तो ये कितना ताकतवर तस्वर है कि गवर्नमेंट को फ्लॉप करने के लिए कि एक्टिविटी की जा रही है? फ्लॉप करना या ना करना ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यकीनी तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि जब आपके मुल्क में और कोई सेक्टर जो है वो मुनाफा बख्श नज़र नहीं आएगा, जैसा रियल स्टेट था, तो लोगों ने डेफिनेटली उसमें डॉलर ख़रीदे होंगे। जब लोगों को ये पता लगना शुरू हो रहा होगा कि उनकी बैंक ट्रांजैक्शन जो हैं अब वो छुपी नहीं रह सकती हैं, उनको अपना पैसा जो है वो कहीं ना कहीं पे अगर पार्क करना है तो ज़ाहिर है जिसके पास सरमाया होगा वो डॉलर ख़रीद के अपने लॉकर्स में, अपने घरों में सेव करना शुरू कर देगा। तो यकीनी तौर पर डॉलर में इस वक्त लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे और यही वजह है कि जो ही डॉलर का रेट चढ़ता है फिर उसके बाद एकदम से उस पर प्रेशर आता है, क्योंकि फिर पैनिक बाइंग और होल्डिंग ये दोनों शुरू हो जाते हैं। तो अभी आपको लगता है कि ये मैनेज हो जाएगा, किसी न किसी लेवल पे रुक जाएगा डॉलर, और लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि 3 जुलाई को IMF के साथ एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है और उसके बाद और बजट भी अब अप्रूव हो गया है, तो अब पॉलिसी सर्टेनिटी कम अज़ कम आ जाएगी। और उस पॉलिसी सर्टेनिटी के बाद अब कारोबारी हजरात और जो ताजर बरादरी है उनको पता होगा कि अगले 1 साल तक ये पॉलिसीज़ हैं, ये टैक्सेस हैं, ये रेट चलेगा। तो मेरा ख्याल उनको प्लानिंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा और शायद कुछ डी डॉलराइजेशन ऑफ इकॉनमी जो है वो शुरू हो जाए, जिसमें कि लोग अपने डॉलर जो है रुपयों में अब बेचना शुरू कर दें। कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मुमकिन है, और कहाँ तक आ सकता है ये 120-130 तक? ये देखें, मेरा नहीं ख्याल कि 120-130 पे जाएगा, वो भी आर्टिफिशली जो था स्टेबलाइज रेट था। ये शायद इसी रेंज में रहेगा 150 से 160 की रेंज में, लेकिन इसमें कोई मेजर अब जो 8-10 रुपये वाला एकदम से रातों रात बढ़ोतरी है वो मैं नहीं होता देख रहा। मेरा ख्याल है कि ये उतार चढ़ाव इसमें चलता रहेगा इसी रेंज में। सर, इसी से वाबस्ता एक मुख्तसर से सवाल कि ये कहा जाता है कि एकदम एक दिन अगर एक चंद रुपए डॉलर महंगा होता है तो हमारे कर्जे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो अगर वो डॉलर कम होता है तो वापस कर्जे भी कम हो जाते हैं। ये तस्वर ये थोड़ा सा मिथ है, इसको ज़रा समझाने की। ये एक मिथ है। जो हम कर्जे लिए हैं वो हमने डॉलर्स में लिए हैं, वो खा मौजूदा हुकूमत ने लिए हैं, पिछली हुकूमत ने लिए हैं, उससे पिछली ने लिए हैं, या मुशर्रफ हुकूमत में लिए गए हैं, तो वो डॉलर्स में लिए गए हैं और वो यही जहन में रख के लिए गए हैं कि जब भी वापस करना है डॉलर में करना है, आपको उस डॉलर रेट पे वापस करना है, उस दिन के डॉलर रेट पे वापस करना है जब भी उसकी डेट आएगी। तो अभी फॉर एग्जांपल जो सीपैक के कर्जे हैं वो 20 साल के बाद जो डॉलर की रेट होगी आपको वापस होना है, तो 20 साल के बाद हमें नहीं मालूम कि डॉलर का रेट क्या होगा। हो सकता है आपका 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो या आपका 1000 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो, तो आपने डॉलर में कर्जा लिया, आपको डॉलर में वापस करना है। तो आइडियली तो आपके पास
अपने एक्सपोर्ट से, अपनी रेमिटेंसेस से, अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इतना अट्रैक्ट कर लेना चाहिए कि आपके पास डॉलर्स का इतना ज़ख़ीरा हो कि आपने जो डॉलर से लोन लिया है वो उस डॉलर में वापस कर सकें। अगर आपके पास वो रिज़र्व जो है वो मौजूद नहीं है तो फिर डेफिनेटली जो भी उस दिन का रेट होगा उस रेट पे आपको चलना होगा। अब मैं आपकी बात अगर ये समझाऊं कि जो करंट रेट होगा डॉलर का वही आपने वापस करना है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कर्जे जैसे डॉलर बढ़ता है अगर वो नीचे आता है तो कर्जे नीचे नहीं आएंगे। वो बिल्कुल नीचे नहीं आते हैं। ये एक नाज़रीन गलत, हाँ ये गलत तस्वर है। डॉलर आपको वापस करने। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब। सर दूसरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त ये बताइए क्या टीम का एक बड़ा तस्वर पाया जाता है, क्या इमरान खान की टीम इस काबिल नहीं थी कि वो चीज़ों को मैनेज करती, फिर उनको टीम भी जो है वो रिप्लेस करना पड़ी, या बाकी फैक्टर्स भी हैं? मेरा ख्याल है ये सवाल जो है ये तो इसका कोई हुकूमती तर्जुमान ही बता सकते हैं, आपका तजर्बा सिर्फ या हुकूमत ही बता सकती है। यकीनी तौर पर इमरान खान ने कोशिश की एक टीम के साथ उनको मैदान में उतार के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की, और जब उनको लगा कि वो टीम जो है शायद वो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर पा रही तो उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। और ये सिर्फ इकॉनमी में नहीं, उन्होंने बाकी भी मुख्तलिफ वजारतें जो हैं उनमें रद्द-बदल किया। तो जहाँ जहाँ पे उनको लग रहा था कि उनके ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे वहाँ पे उन्होंने वो चेंजेस वो ले आए। अब देखना ये है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या मौजूदा टीम जो है वो पूरे कर सकती है या नहीं कर सकती। और यकीनी तौर पे अगर उनको लगा कि मौजूदा टीम भी उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं कर सकती तो हो सकता है कि दोबारा से कोई रद्द-बदल उसमें वो कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हमने डॉलर में उतार चढ़ाव के आदी हो चुके हैं, शायद अब हमें वजारतों में तब्दीली के भी उतार चढ़ाव के आदी होना पड़ेगा। और यकीनी तौर पे आप एक ऐसे वज़ीर आज़म को देख रहे हैं जो कि जिनके पास 12वां खिलाड़ी भी होता है रिज़र्व में, जिनके पास अल्टरनेटिव भी होते हैं, सब्स्टिट्यूट भी मौजूद हैं, और अगर कोई खिलाड़ी वक्ती तौर पे फॉर्म में नहीं है तो उसको आगे पीछे उसका बैटिंग ऑर्डर भी तब्दील कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पे भी ये चीज़ जो है वो करते रहेंगे। सर ये कहा जाता है कि मुश्किल है, मुश्किल फैसले करने आपको पड़ेंगे इकॉनमी को ठीक करने के लिए। एक स्ट्रक्चर का मामला है, पिछली हुकूमतों ने रिस्क नहीं लिए, तो आप समझते हैं कि इस हुकूमत को कुछ नया करना है ऐसा? मेरा ख्याल है हुकूमत ऑलरेडी रिस्क ले रही है। जैसा कि मैंने कहा कि किसी न किसी हुकूमत को आके एनर्जी सेक्टर को डेट ख़त्म करना था, किसी न किसी को लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को देखना है, किसी न किसी को आके यकीनी तौर पे देखना है कि आपके टैक्स बेस जो है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है। और ये सारे वो फैसले हैं जो कि मुख्तलिफ हुकूमतें इस डर से नहीं कर पाती कि उनका पोलिटिकल कैपिटल लूज़ होगा। और मौजूदा हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत ने आते ही ये तल्ख फैसले लेना शुरू किए, जब उन्होंने रुपये को डेप्रिशिएट किया, जब उन्होंने इंपोर्टेड चीज़ों पे रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाई। मौजूदा हुकूमत ने इसको आके मज़ीद कंटिन्यू रखा। ना सिर्फ यही बल्कि उन्होंने एनर्जी की प्राइसेस जो है उनको भी पास ऑन करना शुरू कर दिया। और इस बजट में भी यही है कि 300 यूनिट से ज़्यादा अगर कोई कंज्यूमर सर्व कर रहा होगा तो उसको बिजली की एक हकीकी कीमत जो है वो अदा करना होगी। ज़ाहिर है कि आपके पास अब एनर्जी पे सब्सिडी देने के लिए पैसे जो हैं वो मौजूद नहीं है। जो टैक्स नेट बढ़ाने की यहाँ पे बात की जाती है तो हमें मालूम है कि इस वक्त FPR और नादरा का जो डाटाबेस है उसको सिंक्रोनाइज करने की प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी अगर आप अपना टैक्स प्रोफाइल देखें शायद उसमें कुछ अनॉमलीज़ आपको नज़र आएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 5-6 महीने में ये अनॉमलीज़ ख़त्म हो चुकी होंगी और आपके पास बड़ा रियलिस्टिक डाटा आप खुद देख सकेंगे। और FBR भी ये देख रही होगी कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी गाड़ियाँ कितनी हैं, आपके बैंक अकाउंट्स जो हैं उनमें विद होल्डिंग टैक्स कितना लगा, आपने कितने गैर मुल्की दौरे किए, आपके यूटिलिटी बिल्स क्या हैं, और आपके बाकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आप फाइलर हैं कि नॉन फाइलर हैं, आप टैक्स कितना अदा कर रहे हैं, आपकी टोटल वेल्थ कितनी है। और जब ये सारी मालूमात ऑनलाइन होती है तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आप वो लोग जो इनकी आमदनी काबिल टैक्स है और वो अभी तक टैक्स नेट में नहीं थे वो टैक्स नेट से नहीं बच सकेंगे। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि शुरू करना इसलिए लाजमी है कि अगर हम चाहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से बचा जा सके, अगर हम ये चाहते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आएँ तो फिर इस तरह के मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। ये इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन पीपल्स पार्टी के दौर में भी थी, जबकि 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों के पास की वो एक फ़हरिस्त बनाई गई थी जो कि टैक्स जिनको देना चाहिए था नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके पास बड़ी लग्जरी लाइफ वो गुजार रहे थे। लेकिन अगेन बहुत सी मुसीबतें आड़ी आ गई, वहाँ पे कुछ काम नहीं हो सका। PMLN के पास भी ये डाटा मौजूद होगा और आपको याद होगा 2 दफ़ा डार साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी, एक दफ़ा मिफ्ता इस्माइल साहब ने की थी कि आइंदा से NTN नंबर नहीं CNIC उस पर चलेगा। और यही चीज़ अब प्रैक्टिकली
अब इन्फोर्स होने जा रही है कि अब आपका NTN नंबर जो है, आप अगर नहीं भी है तो CNI से नंबर से सारी ट्रांजैक्शन आपकी आ जाएंगी सामने, और वो लोग जिनको टैक्स देना चाहिए अगर वो नहीं दे रहे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। और यकीनी तौर पे इससे जो 5500 अरब रुपए के टारगेट की जो हम बात कर रहे हैं और जो कहा जाता है कि शायद अनरियलिस्टिक है, उसमें से काफ़ी सारा टारगेट इस वजह से अचीव होगा कि नए टैक्स पेयर जो हैं वो इस निज़ाम में आ रहे होंगे, और जब तक आप नए टैक्स पेयर्स को नहीं लेके आएंगे तब तक आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मैं, मेरा ड्राइवर, मेरा खानसामा, हम तीनों जो हैं एक ही तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो पे कर रहे हैं। जब हम साबुन खरीदते हैं, जब हम टूथपेस्ट खरीदते हैं, सब लोग, जब हम कुछ भी लेते हैं। अब मेरी और उनकी आमदनी में अगर ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो इसका मतलब है कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, और मैं तभी वो बहुत ज़्यादा टैक्स दूंगा अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कम होंगे। और डायरेक्ट टैक्सेस तभी कम होंगे जब हुकूमतें मुश्किल फ़ैसले करने शुरू कर देंगी, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं, और यकीनन इसके सम्राट जो हैं वो हमें जल्द मिलना शुरू हो रहे होंगे। यानी कि सर साबिक़ा हुकूमत अगर चाहती तो लॉन्ग रन के लिए इस्लाहात कर सकती थी, स्ट्रक्चर बेहतर कर सकती थी। ये हुकूमत जो है लॉन्ग रन का सोच रही है। उसके पास यकीनी तौर पे मौके थे, CPEC की इन्वेस्टमेंट थी, उसके पास ऑयल की प्राइसेस जो थी वो रिकॉर्ड लो पे चली गई थी, उसके पास अगर हम देखते हैं तो वॉर एंड टेररिज्म जो है वो ख़त्म होकर यकीनी तौर पे जो सिक्योरिटी थी ज़रब की वजह से और नेशनल एक्शन प्लान की वजह से उसमें बहुत बेहतरी आ गई थी। और ये वो सारे मौके थे जो जिनकी बेसिस पे यकीनन पिछले दौर में कुछ तल्ख फैसले जो थे वो कर लेने चाहिए थे, जो कि अब चूँकि नहीं किए गए तो मौजूदा हुकूमत को करने पड़ रहे होंगे। सर इसके साथ ये बताइएगा, नई हुकूमत आई तो इसने एक कमीशन का ऐलान किया कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा, इतने हज़ार कर्जे थे, 6000 अरब से 24,000 अरब का अगर ये इजाफा है तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे मुल्क में क्वांटिटेटिव ऑडिट तो होता रहा है, आपके पास बहुत से ऑडिटिंग बॉडीज़ मौजूद हैं। अब अगर तो ये कमीशन क्वालिटेटिव ऑडिट कर रहा होगा, वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहा होगा, तो फिर तो शायद ये एक पॉजिटिव एडिशन होगा हमारे मौजूदा ऑडिट सिस्टम की तरफ। अगर ये क्वांटिटेटिव ऑडिट की तरफ ही जाएगा तो फ़िलहाल चूँकि इस कमीशन ने अपना काम का आगाज़ किया है तो कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। हमें देखना होगा कि इस कमीशन को जो टाइम दिया गया उसके बाद उसकी किस किस्म की फाइंडिंग्स आती हैं और वो क्या एडिशन करती हैं जो कि पहले से मौजूद मालूमात हैं हमारे पास। अगर उनमें कुछ वैल्यू एडिशन हुई तो यकीनन ये कमीशन जो है ये एक पॉजिटिव चीज़ है, अगर नहीं है तो फिर शायद इस कमीशन की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो नज़र नहीं आएगी। अपोजिशन सर बड़ा मुस्तरद कर रही है इस कमीशन को कि क्या ज़रूरत है, और फिर आप ये भी देखिए जब इदारों का होता है, देखिए अपोजिशन का लॉजिक क्या है, अपोजिशन का हक बनता है कि वो हुकूमत के इक़दाम पे तनकीद करे, और अगर अपोजिशन उसको मुस्तरद कर रही है तो यकीनी तौर पर उसका हक बनता है, हुकूमत का ये हक बनता है कि वो अपने कामों को डिफेंड करे। तो हुकूमत जो है वो यकीनी तौर पे अगर कमीशन की फाइंडिंग्स कुछ इस तरह की आती हैं जो कि पहले से मौजूद नहीं है तो हुकूमत जो है वो अपने मौक़िफ़ पे उसको डिफेंड कर पाएगी कि कमीशन बनाना जो था वो वाकई उसमें हक बजानिब थी। सर इदारों के होते हुए, FBI के होते हुए, नेब के होते हुए, दीगर इदारों के, CCP के होते हुए इस तरह के कमीशन को आप देखते किस तरह से हैं, या क्या ये इदारों पे चार्जशीट है, उन पे अदम एतमाद है, या उससे ऊपर वाली कोई चीज़ है? मेरा ख्याल जो उसमें अदम एतमाद है, मेरा ख्याल है कि ये जैसा कि मैंने कहा कि अगर तो ये क्वालिटेटिव ऑडिट की तरफ जा रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी की तरफ जा रहे हैं, उससे किसको कितना फ़ायदा पहुंचा है, कितने बेनिफिशरीज को फ़ायदा पहुंचा है, उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं तो यकीनी तौर पे ये एक वेलकम स्टेप है। अगर वो सिर्फ क्वांटिटेटिव ऑडिट कर रहे हैं तो फिर हमें देखना होगा कि इस कमीशन में ऐसी कौन सी चीज़ें सामने लेके आता है जो कि पहले वाले इदारे नहीं लेके आए, तो उसके लिए शायद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी चूँकि उस कमीशन ने जस्ट अपने उसकी सिर्फ नोटिफिकेशन ही हुई है, तो जब तक उसकी कुछ चीज़ें सामने नहीं आएंगी तब तक शायद उस पर कुछ तबसरा करना जो है वो कबल वक्त होगा। सर आखिरी सवाल, आप एक सेमिनार में थे, आर्मी चीफ भी थे वहाँ, इकॉनमी पे अब फ़ौज भी आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं कि हमें मुश्किल फैसले करने होंगे, सबको मिलकर सोचना होगा पाकिस्तान के लिए। तो आप समझते हैं कि बड़ा आइडियल रिलेशन है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का और गवर्नमेंट का? इस वक्त भी अगर ये गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती तो फिर ये एक यकीनी तौर पर ये एक पॉजिटिव फैक्टर है मौजूदा हुकूमत के लिए, जिस गुज़श्ता हुकूमत के लिए बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स थे। वहाँ पर मेरा ख्याल है कदम एतमाद की फ़ज़ा थी। इस वक्त सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो सेम पेज पे नज़र आ रहे हैं हमें, और यकीनी तौर पे बाकी तमाम मामलात की तरह इकॉनमी पे भी दोनों क़यादतें जो हैं वो मिल के सोच विचार कर रही हैं और इन मुल्क को एक मुश्किल हालात से बाहर निकालना चाह रही हैं। पहली दफ़ा हमने देखा है कि दफ़ा के बजट में रज़ाकाराना तौर पे कटौती की बात की गई, और मैं कटौती इसलिए कह रहा हूँ आल्दो इसको फ्रीज़ किया गया है
लेकिन मेरे नज़दीक ये कटौती है। अगर आप इन्फ्लेशन को देखते हैं और डेप्रिसिएशन को देखते हैं तो उनका भी हक है तो फिर ये कटौती है उसको फ्रीज़ करना भी। लेकिन यकीनी तौर पे हमारी मसल्ह अफवाज ने सिविलियन हुकूमत का साथ देने का फ़ैसला किया। तो ये एक मेरा ख्याल है बहुत पॉजिटिव सिंबल है और एक पॉजिटिव ओमन है इस वक्त मौजूदा क़यादत के लिए और मौजूदा हालात के लिए कि यकीनी तौर पे अगर ये कितना बड़ा फैक्टर होता है सर, ये इनका जो विन विन सिचुएशन होता है, यकीनन एक मजबूत फैक्टर होता है। चूँकि अमूमी तौर पे लोग ये कहते थे पिछली हुकूमत में भी, पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी, जब भी कोई मल्टीलैटरल एजेंसीज की बात होती थी, जब भी कोई रीजनल कॉपरेशन की बात होती थी, तो लोग ये कहते थे कि जी हम पाकिस्तान में किससे बात करें, क्या हम जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे बात करें या हम अस्करी क़यादत से बात करें, और उनके ख्याल में या हम अदालतों से बात करें। तो इस वक्त अगर आपको अदारे जो हैं वो एक सेम पेज पे नज़र आते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बाहर हमारा एक बड़ा पॉजिटिव इमेज आता है। और आफ्टर ऑल अस्करी अदारे जो हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट ही का एक पार्ट एंड पार्सल है, इसी की मिनिस्ट्रीज़ के अंडर वो आ रहे होते हैं। तो ये हुकूमत की मजबूती की ज़ामिन है कि हुकूमत जो है वो कितनी मजबूत है अगर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक सेम पेज पे है। तो अब सर देखते हैं कि हालात इन चीज़ों के होने के साथ इदारों के इस एतमाद के साथ ज़्यादा आसानी से ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकते हैं। मेरा ख्याल है ज़्यादा जल्दी तो शायद नहीं होंगे, लेकिन यकीनी तौर पे हालात जो हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। और अगर इस तरह के कंसिस्टेंट मैयर लिए जाएँ तो कोई शक नहीं कि आने वाले जो साल होंगे और स्पेशली इस हुकूमत के आखिरी 2 साल वो मुझे आज से बहुत बेहतर लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद है आपको एक बड़ा ओवरव्यू समझ आया होगा। डॉक्टर साहब की बातें तफसील से डॉक्टर साहब ने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। हमारी तरफ से यही कुछ अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।